सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे हमसाया मुल्क भारत की। हमने देखा कि मई में पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक सारी जो सिचुएशन इंडिया में बनी और उसमें जो हिंदू गवर्नमेंट है इस वक्त आरएसएस की जो हम देख रहे हैं, बीजेपी की जो हुकूमत है, उस पर बड़ा इल्ज़ाम तराशी भी की गई, उन पे काफ़ी तनकीद भी की गई इस वक्त जो वहाँ अपोजिशन की जमातें उनकी जानिब से, और उनकी जानिब से यही कहा गया कि जिस तरह से चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान को सारी सिचुएशन में हासिल हुई है और इंडिया का चाइना से जो बढ़ता हुआ फासला है, डिस्टेंस है, उसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया पूरे रीजन में बल्कि तनहा महसूस कर रहा है और चाइना के साथ जो एक फासले आने की वजह, उस गैप को फिल करने पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की जो इस वक्त दोस्ती है दिहाइयों से, आयरन क्लैड फ्रेंडशिप, उसमें आज तक कोई डेंट नहीं डाल सका, लेकिन इंडिया ने भरपूर कोशिश की उसके बाद और अपना रुख चाइना की जानिब किया। हमने देखा कि वहाँ पे उसके इस सारी सिचुएशन के बाद एससीओ में भारतीय वज़ीर आज़म की शमूलियत, वहाँ जाना और अपनी दोस्ती की पतंगे बढ़ाना चाइना के साथ, वहाँ से फ़्लाइट्स भी बहाल हुई कई सालों बाद, और साथ ही साथ जो बॉर्डर्स पर फ़ौजें थीं उनको कम करके थोड़ी सी टेंशन वाला जो माहौल था उसको कम किया गया। लेकिन चाइना ने एक बार फिर बता दिया भारत को कि सिचुएशन कोई भी हो, जो मुद्दा है उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। और हुआ ये कि जो कंट्रोवर्शियल एरियाज़ हैं जैसे कि लद्दाख हैं, जिस पे जंगें भी हो चुकी हैं, और उसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो कि चाइना समझता है कि उनका हिस्सा है और इंडिया क्लेम करता है कि ये उनका हिस्सा है, उस पे एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना आमने सामने आ चुके हैं। हुआ कुछ यूँ कि चाइना ने एक भारतीय खातून को शंघाई एयरपोर्ट से वापस भेजकर वाज़े पैगाम एक बार फिर दे दिया कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, जिस पर भारत भड़क उठा और वहाँ से हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया पर भी इस वक्त महाज गर्म है, स्टेटमेंट्स दोनों जानिब से आ रही हैं। और ऐसे में एक और सिचुएशन है वो ये कि जो भारत में राम मंदिर है उसका इफ्तिताह कर दिया गया बाबरी मस्जिद की जगह, और वहाँ पर इन्होंने मोदी सरकार ने अपना फाशिस्ट सोच को भी इस तरह से अयां किया कि वहाँ पर आरएसएस का झंडा लहराया गया है। ना सिर्फ अक़लियतों को तकलीफ़ दी गई है बल्कि पाकिस्तानी और जो मुसलमान हैं उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई और यहाँ से फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से इसको कंडेम किया गया इस अमल को। ये जो सारे अब इंडिया और चाइना का ख़ास तौर पे जो मुस्तक़बिल है वो क्या होगा, अब ये जो सारी सिचुएशन दोबारा बनी है, क्या फिर एक बार टेंशन का माहौल बन जाएगा? इस पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ये जो अभी हम देख रहे थे कि चाइना के साथ सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कोशिशें तो की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर इंडिया ने बता दिया कि जो मामलात हैं वो वहीं खड़े हैं इंडिया के चाइना के साथ, और उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया इस वक्त तिलमिला रहा है और वहाँ से बयानबाजियाँ भी जारी हैं। चाइना की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया है, क्लियर कर दिया गया सारी सिचुएशन को। इसके बाद आप आगे किस तरह से बढ़ते हुए देख रहे हैं दोनों ममालिक को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि चाइना को बखूबी मालूम है कि अमेरिका और मगरिब का ये ख्याल है कि चाइना के मद्दे मुकाबिल जो है वो भारत को लाया जाए, क्योंकि ख़ित्ते में पाकिस्तान समेत कोई और मुल्क जो है वो चाइना के साथ जो है मुखासमत नहीं पालना चाहता, और ख़ास तौर पे तब जबकि पाकिस्तान और जो चाइना के ताल्लुकात हैं उसके अंदर सदर शी जिनपिंग ने इसको एक नया जाविया दिया। यानी कि पहले ये हिमालय से दोस्ती ऊंची थी, शहद से मीठी थी और समुद्रों से गहरी थी, लेकिन अब जो है उन्होंने इसको आहनी भाई, आयरन ब्रदर्स का नाम दे दिया है। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान और चाइना की जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं बल्कि एक नेचुरल अलाइनमेंट है, और ये बात जो है जाहिर है भारत समेत जो है बहुत सारे ममालिक को तकलीफ दे रही है। फिर जो है भारत का जो इस खित्ते के अंदर अमेरिका ने उसको जो किरदार दिया था वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का दिया था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जबकि चाइना इज अ न्यूक्लियर पावर, चाइना इज अ सुपर पावर, जिसका उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट जो है 3 सितंबर को अपनी परेड के अंदर जो है वो करके दुनिया को सुस्तर करके रख दिया और पैगाम दिया वाजे कि दुनिया जो है अब मल्टीपोलर हो गई है, दुनिया जो है बाइपोलर नहीं रही और या यूनिपोलर नहीं रही।
इसलिए एक तो बात यह है। दूसरी जानिब आपने जो अरुणाचल प्रदेश के हवाले से देखें, वहाँ जो रिवर है उसके ऊपर एक मसला आ रहा है, और ख़ास तौर पे जो है दरिया ब्रह्मपुत्रा जो है उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जी वो जो है तकरीबन 80% ड्राई हो जाएगा। और क्योंकि चाइना की कोई ट्रीटी नहीं है इंडिया के साथ पानी के हवाले से, पाकिस्तान के साथ तो ट्रीटी होने के बावजूद वो वायलेट करता है, इसलिए वो अब वहाँ कुछ बोलने के काबिल नहीं है। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो तिब्बत के अंदर बनने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो डैम होगा। दूसरी जानिब भारत ने अभी जो ख़ास तौर पे जो एक एयरपोर्ट बनाया है 14,000 फुट की बुलंदी के ऊपर, वो ज़ाहिर है चाइना को मालूम है कि ये उनके हवाले से बनाया गया है, जिस पे जेट और कार्गो तैयारे दोनों जो है वो उतर सकते हैं। और चाइना को उन्होंने एक्चुअली चाइना की मखासमत में बनाया है। चाइना जो है वो बड़ा डीप थिंकिंग करता है और जल्द फैसले नहीं लेता, लेकिन जब वो फैसले लेता है तो फिर उसके बाद वो उन पे कायम रहता है। मसला यहाँ ये है कि ये सारे खिते का जो स्पॉइलर है वो भारत है और चाइना को मालूम है। अब जो लद्दाख का एरिया है, आपको मालूम है कि अभी डॉक्टर वांग चू की जो वहाँ एक मामला शुरू हुए उसको भी उन्होंने चाइना पे डाल दिया, क्योंकि जेन जी का एक तूफान था जिन्होंने बीजेपी का जो सेंट्रल ऑफिस था उसको जो है वो ले के अंदर जो है जला दिया था, जो ले उनका कैपिटल है। उसके बाद जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है, जबकि चाइना जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बात करता है। तीसरी जानिब जो है चाइना जो है उसने वहाँ अपनी जो ब्रिगेड्स हैं और अपनी जो डिविजन्स हैं उनको जो है वहाँ इंगेज करना शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि वहाँ अवाम भी उनके मुखालिफ खड़ी हो गई है। तीसरी जानिब जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो है कि आप देखें कि चाइना और जो इंडिया है वो ठीक है कि SCO के हवाले से जो भी उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन याद रखें कि चाइना जो है वो उसने अपना जो वजन है वो पाकिस्तान की तरफ रखा हुआ है, और उनको मालूम है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी तबाही हो रही है इसके अंदर भारत बराह रास्त मुलविस है और वो सी पैक को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और सदर शी जिनपिंग के जो पैगाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको जो है वो चाइना को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तीसरी जानिब जो एक और बड़ा अहम है और वो है कि जो इंडिया है जब उसने पाकिस्तान से हाथों जो है एक जिल्लत आमेज शिकस्त उठाई तो मगरिब के अंदर भी उसकी जग हसाई हो चुकी है, और मगरिब भी उसके ऊपर अब वो ट्रस्ट लेवल जो है वो नहीं रह गया। इसलिए भारत जो है वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन का शिकार है और साथ ही साथ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी मुब्तला है। जहाँ तक आपने राम मंदिर की बात की, देखें जो ये अयोध्या के अंदर ये मामला जो है 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद के खिलाफ ये आया था, और उसके अंदर बाकायदा जो है ये एक हिंदुस्तान की अदालत ने जो है उससे तमाम सच्चाई से जो है खिलवाड़ किया था। और ये पहली दफ़ा नहीं है, माजी में भी अफजल गुरु को जो कि कश्मीरी रहनुमा थे फांसी इसलिए दे दी गई थी कि अदालत के पास कोई एविडेंस नहीं था, और अदालत ने कहा था हमारे पास कोई सबूत और शवाहिद नहीं है, लेकिन इंडियन कौम की तसल्ली और तशफ़ी के लिए हम इसको सजाए मौत दे रहे हैं। और यही वो बातें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अब जो अयोध्या योगीनाथ है, योगी आदित्यनाथ जो है, जो कि इस टाइम पे बीजेपी का एक उभरता हुआ और आरएसएस का एक जो है उभरता हुआ चेहरा है, जो कि नरेंद्र मोदी की इंटरनल पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रहा है। और आरएसएस और बीजेपी ये चाहती है कि किसी सूरत नरेंद्र मोदी को तब्दील करके जो है वो अयोध्या ये योगीनाथ अयोध्या को जो है वो शामिल कर दिया जाए, उसको लीडरशिप के रोल पे लाए। इस वजह से ये जो राम मंदिर का मामला है सिर्फ ये यहाँ नहीं है, बल्कि अभी जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है जो उन्होंने मजहबी आज़ादी के हवाले से लिखी है, उसके अंदर वो बड़ा वाज़े बता रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा मजहबी आज़ादी के मामले में तंग नज़र मुल्क है और मजहबी आज़ादी को सल्ब कर रहा है और क्रिश्चियंस को सल्ब कर रहा है। वहाँ जो निचली जात के हिंदू हैं उनके साथ जुल्म कर रहा है, जो मुसलमान हैं जो गैर मुनसिफाना रवैया ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। ऑब्वियसली जो लावा बन रहा है ये फटेगा भी है। तो शाम साहब इस पर कॉमेंट के साथ साथ अभी जो हम ये चाइना के साथ इंडिया के मामला पर बात कर रहे थे उस पर भी कीजिएगा। अशोक स्वेन वहाँ के एक बड़े नामवर सहाफ़ी, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग इस पर ट्वीट भी लिखा है। वो ये कहते हैं कि जी एक तरफ इंडिया बढ़ के मार रहा है सिंध और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने के लिए, उधर से आप धमकियाँ खुद ले रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश चाइना वो हथियाने की कोशिश करे, आप उस पर तवज्जो दें। उनके अपने सहाफ़ी ये वाली बात कर रहे हैं। सो आप इस सारे इशू को किस तरह से देख रहे हैं अब?
हमने तीन चीज़ें फौरी तौर पे जो मेरे जहन में आती हैं, जो बातें अब्दुल्ला ने की हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। एक बात उन्होंने डैमों की किया कि किस तरीके से वो डैम बना रहा है वहाँ पे चाइना और हिंदुस्तान के जो मफाद है। तो मुझे सिर्फ अपनी, वो कहते हैं हमारी दुखती रग यही है कि आप देख लें 500 डैम चाइना ने बनाए हैं पिछले कई बरसों में, 300 हिंदुस्तान ने बना लिए और 3 गॉर्जस डैम जो है सबका दुनिया का मशहूर डैम है चाइना का। तो हमारे यहाँ देख लें सियासी बुनियादों पर या किसी बुनियादों पर नेगलेक्ट हुआ, सारी कौम भुगत रही है। और ये जो आपने हमारा पानी बंद हुआ है, तो ट्रीटी को नुकसान हुआ है, हमारे डैम बने होते तो ये शायद सूरत हाल ना होती। अब दूसरी बात है, पहले हम ना इस पे आ जाते हैं, चाइना की जो बात हो रही है। देखें ये जो चाइना के साथ मोहब्बत इनको आई है ना, उनकी तरफ गए हैं सिर्फ इस वजह से आए हैं कि शटअप कॉल बड़े भरपूर तरीके से ट्रंप को दी थी। ट्रंप उठते बैठते मोदी को, जिसको कहते हैं लफ्ज़ों में जलील कर रहा था हर जगह पे। इसी जगह आपने देखा कई कॉन्फ्रेंसेस में मोदी वहाँ नहीं गया क्योंकि वो कोई भी बात कहते हैं जो इनके खिलाफ जाती है। तो वो तो अब उन्हें लग रहा था कि हम बिल्कुल आइसोलेट हो गए, लिहाजा चीन की तरफ गए, लेकिन वहाँ से भी कोई इतना अच्छा उनको जवाब नहीं मिला। देखिए हम ना ये जो वाक़या वो खातून का हुआ है जिसको रोका गया वहाँ पर शंघाई पे एयरपोर्ट पर। अब सवाल इस वक्त ये है कि 2021-22 में जो लड़ाई हुई थी ये कौन सी जगह है जी, गुलमान में, वो उस वैदी में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद गैलवान, जी हाँ गैलवान पे वो मार लगने के बाद उनको आज तक भूले नहीं है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है हिंदुस्तान के ऊपर कि वो जिन जगहों पे उन्होंने कब्ज़ा किया है आप नहीं छुड़ा सके। आपने फुटेज देखी होगी बाकायदा, चाइनीज़ जो है ना वो ठुडों के साथ इनकी पिटाई कर रहे थे हिंदुस्तानी सिपाहियों की, वो सब दुनिया ने देखी। वो अजीमत जो उठाई आज तक जो है ना वो आप हिंदुस्तानी लोग नहीं भूले उसको। अब सवाल है कि इसके बाद क्या कर सकते थे। अभी आप देख लें वो जो चाइना ने तो वो ये जो इलाका है सारा का सारा, वहाँ पे तो उन्होंने सारे नाम ही बदल लिए। जो बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश में की बात है, उन्होंने कहा तो ये हमारा इलाका किसी सूरत में आपका नहीं है, और नाम तब्दील करने के बाद कहाँ से कहाँ मामला चला गया। तो हिंदुस्तान सिर्फ फेस सेविंग चाहता है, किसी के चाइना के साथ तल्लुकात बेहतर हो। अब अगली बात हम ना देखें, अभी 6 दिसंबर 2092 में जो आपने देखा अयोध्या में जो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद 500 साल पुरानी मस्जिद, उसको आपने डिमोलिश किया था। उसके बाद से आज इनको ये ख्याल आया कि जी इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ये सियासी तमाशा बनाना चाहिए और इसके साथ साथ इसको वो कहते हैं एक सियासी त्यौहार बनाया जाए। तो ये इन्होंने जो माइलेज लेने की कोशिश किया, बुनियादी तौर पर तो लोग इनको यही कह रहे हैं। देखिए वक्त आमना कि हिंदुस्तान की 2 चीज़ों पर लोग दुनिया कहते थे कि वाकई इन काबिल सताइश है। एक इलेक्शन कमीशन उनका, दूसरा उनकी सुप्रीम कोर्ट उनकी जिस तरीके से आपने देखा न्यूट्रलाइज हुई है या मार्जिनाइज कर दी गई है। इस पर भी आप देख लें जो फैसला रो पीट के आया था। पहले उन्होंने शुरू में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो वकला ने दलाइल दिए थे, अब्दुल्ला को अच्छी तरह याद होगा, वो मान गए थे कि ये मस्जिद थी, बुनियादी तौर पर इसको नहीं ढाया जा सकता, लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा कम टू द प्रेशर उन्होंने कर दिया। यही आपने देखा 5 अगस्त 2020 में जिस तरह कश्मीर के स्टेटहुड को उन्होंने ख़त्म किया था, ये भी प्रेशर में आके सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ठीक है ये ठीक किया गया काम। तो अब सवाल तो ये कि हिंदुस्तान का इस वक्त मसला हमना क्या, देखें ना हमारे साथ जो उनकी लड़ाई हुई है, ये सियासी और दफाई महाज पे जो उनको शिकस्त हुई है, उसके बाद मोदी की मकबूलियत में बड़ी तेज़ी से कमी आई। वहाँ पे तो लोग कहते हैं मोदी सियासी बोझ बन गया उनके लिए। अब ठीक है, आपने देखा बिहार के इलेक्शन में जिस तरह आपने देखा, फिर वही टोटल पाकिस्तान स्पेसिफिक इलेक्शन था हमना, और वहाँ धांधली भी की, बहुत कुछ किया, जीत गए। अब वो कहते हैं यही बयानियाँ अगले वहाँ बंगाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में, वहीं वो कहते हैं यही करेंगे। अब इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लोगों को डरा के मार पाए के उनको दूर कर दिया गया है। और आपने देख लिया नतीजतन आपने यूनाइटेड नेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट फिर आ गई है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंतहा पे है वहाँ पे, सिखों के साथ जो हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है। 150 से ज़्यादा गिरजाघर जो है ना पिछले कहा जा रहा 5-7 सालों में इन्होंने तबाह कर दिए, लेके किसी को जीने का हक नहीं। वो कहते जी हिंदू रहेंगे सिर्फ। अभी सिखों ने देख रहा है रेफरेंडम हुआ अभी कनाडा में, इनके खिलाफ जो सारी बातें हुई, वो कहते हैं आपके साथ नहीं रहना। तो इस वक्त मोदी का मसला ये आमना कि वो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए और किस तरीके से अपनी मकबूलियत जो गिरती है उसको रोका जा सके। अब मोदी को जो थोड़ा सा फ़ायदा हमना हो रहा है कि वहाँ पे जो उसकी अपोजिशन पार्टीज़ है ना वो मुत्तहिद नहीं है, नतीजतन वो अपना एक तो इलेक्शन भी जीत गया रो पीट के, दूसरा ये है कि अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाता है। अब सवाल ये कि सब कुछ करने के बाद ना तो चाइना के साथ तल्लुकात ठीक हो रहे हैं, अमेरिका के साथ तो आपने देखे जो बड़ी मुश्किल से रो पीट के वो 10 साल पुराना मायदा जो रिव्यू हुआ है, जो उन्होंने कहा जी हमने डिफेंस का मायदा, अब्दुल्ला अच्छी तरह जानते हैं, जिसको उन्होंने कहा कि जी नया मायदा उनके साथ नहीं, दिफा का जो उनके साथ किया दिफाई मायदा। अब सूरत हाल ये है कि रीजन के मालिक भी देख लें, सारे के सारे उनके खिलाफ हैं। मिडिल ईस्ट के वो मालिक सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात
बात है, एक ज़माने में हम गिला करते थे यूएई जाके टेंपल बना दिया, एक भी हिंदू नहीं रहता वहाँ पे, आपने जाके मंदिर बनाया। अब वो सारों को एहसास हो रहा है। ईरान पीछे हट गया, जिस तरह देखा है उनके खिलाफ इंडियन जो ना पकड़े गए, ईरान में भी पकड़े गए और यूएई में भी, जो इजराइल के लिए आपने देखा हिंदू जो थे वो स्पाइंग किया करते थे। तो वहाँ तो सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ ख़राब, और रशिया के साथ भी अगर ऑयल की बाइंग स्टॉप कर देंगे तो वहाँ पे मामला ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही रीजन में ना सिर्फ तनहा है, बल्कि अगर रशिया के साथ भी अमरीकी प्रेशर में आके हम देखेंगे ऑयल की जो बाइंग है उसको अगर हॉल्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पे भी मामला ख़राब हो सकते हैं। एहतशाम साहब साथ ही रहिएगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक की जाने पड़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स के हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से। जो सर्वे आया है इसके मुताबिक मुल्क में वर्किंग एज आबादी 18 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, मगर हैरानकुन तौर पर 9 करोड़ 65 लाख अफराद लेबर फोर्स में शामिल ही नहीं। 4 साल में बेरोज़गारी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो 9.2% के साथ सबसे आगे है, जबकि पंजाब 7.5, बलूचिस्तान 5.4% और सिंध 5.1% बेरोज़गारी का सामना कर रही है। लेबर फोर्स में शामिल 8 करोड़ 31 लाख अफराद को औसतन सिर्फ 39,042 रुपये माहाना उजरत मिल रही है, जिनमें सबसे कम उजरत पंजाब में 38,189 रुपये है। ख़तरनाक बात यहाँ पर यह है कि ज़रूरी शोबा रोज़गार खो रहा है, जबकि सर्विसेज सेक्टर 41% के साथ सबसे बड़ा रोज़गार फराहम करने वाला शोबा बन चुका है। ज़राअत यानी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, इससे मुंसलिक अफराद की तादाद कम होकर 33% रह गई है, जबकि खिदमात के शोबे में 3 करोड़ 18 लाख अफराद रोज़गार कमा रहे हैं। अब हम जो सारी सूरत हाल देख रहे हैं, इतनी बड़ी वर्किंग एज के बावजूद पाकिस्तान रोज़गार का बहरान क्यों हल नहीं कर पा रहा, और साथ साथ ये जो अनएम्प्लॉयडशन है, अगर ये सर्ज इसी तरह से रहा जो 4 साल में हम देख रहे हैं 1.4 मिलियन तक पहुंच चुका है, सो इसके रेपरकशंस किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं। एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया लेते हैं कि इस सूरत में गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं और इस वक्त इस पर कुछ काम भी हो रहे हैं या नहीं। एहतशाम साहब, ये एक तो बहुत बड़ा जंप है 1.4 मिलियन का इन 4 ईयर्स। आप इस पे मेन रीजंस क्या समझते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और दूसरी ये कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ इकदाम करने के हवाले से कोई प्लानिंग कर भी रही है, या ये सिर्फ ऐसे ही इस मामले को छोड़ दिया गया? हमने देखे 2 सूरतें हो सकती हैं कि आपने गुर्बत का ख़ात्मा कैसे करना है, एम्प्लॉयमेंट को आपने कैसे जनरेट करना है। पहला ये होता है कि हुकूमत के अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा हों, वो अपना आप देखा वो पीरियड ख़त्म हो गया, हुकूमत तो सुकड़ रही है। अब तो IMF का दबाव, वर्ल्ड बैंक का भी, सारी दुनिया का भी अखराजात कम करने की बात हो रही है। आपने देखा 100 से ज़्यादा 2 साल पहले डिवीज़न जो है ना डिवॉल्व हुए, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में गए, कुछ को आपने देखा उन्होंने एक अलहदा पूल पे रखा, लेकिन वो भी अभी तक मसला बना हुआ है कि उनको कहाँ खपाना है। तो हुकूमत की साइड पे तो हमना जॉब है नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अब जो स्टेट सेक्टर हैं जहाँ पे जॉब होते थे मुख्तलिफ कॉरपोरेशन में, उनका हाल आपके सामने है। वो 900 से 1,000 अरब की एनुअल आप देख लें, हेमरेजिंग नुकसान हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ तक कोई गुंजाइश नहीं है। तो उनको लगता है कि कहाँ खपाया जाए। तो फिर एक ही तरीका है कि आप अपने मुल्क के अंदर प्राइवेट सेक्टर को जाना उसको लेवर करें। पहले तो बात है कि अभी प्राइवेट सेक्टर है तो परेशान कुन खबरें आ रही हैं, वो तो यही हैं कि जी लोग छोड़ के चले गए हैं बाहर की कंपनियाँ। अब देखिए बाहर की कंपनियाँ में आमना में आज देख रहा था कि जितनी बाहर की कंपनियाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई भी है ना, वो ऐसी जगहों पे आई कि जहाँ पे हम देखते हैं गुर्बत का खात्मा, जॉब क्रिएशन नहीं होती। वो आ रही है मेन बैंकिंग सेक्टर में, टेलीकॉम में, रिटेल सेक्टर में आ रही है और कम्युनिकेशन सेक्टर में आ रही होना चाहिए कि ये आए, मैन्युफैक्चरिंग में आए, टेक्सटाइल सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में, मेटल एंड केमिकल में, इंजीनियरिंग में। जब यहाँ पे आएगी तो फिर इंडस्ट्री लगेगी, जॉब क्रिएशन तभी होगी और लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। वो इस तरफ नहीं आ रहे। सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि कम से कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। ये कंपनियां बाहर की कर रही हैं, उनको देखा देखी लोकल कंपनियां भी यही काम कर रही हैं। अभी देखें इंडस्ट्री तो एक अरसे से मैं सारे लोग रो रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री जो है ना क्यों बंद हो रही हैं, नहीं तो लगने की और बात है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, 150 यूनिट कहा जा रहा है, कोई 8-10 सालों में जो बंद हो गई हैं सिंध में और पंजाब में, अब इनकी रिवाइवल नहीं हो रही, मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो नतीजतन सूरत हाल जो है ना कि जॉब नहीं निकल रही। और ज़्यादा परेशान को नाम ना ये लेबर सोर्स सर्वे में आप देखें, वो ये बता रहे हैं कि इसमें 70% से ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, लेकिन अब स्किल्ड लेबर भी नहीं है। यही बात तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे अब सऊदी अरब भी बहुत कंसिडरेट है, UAE भी, कतर भी, वो कह रहे हैं, तलाश यही है, वो कहते हैं कि जी आप भेजें बंदे,
और तैयार करके भेजें। लेकिन आपने देखा मुशर्रफ के ज़माने में एक अदारा खड़ा किया गया था, इस हवाले से थोड़ा सा काम हुआ फिर रुक गया। अब यही है कि हुकूमतों का फोकस सियासत पे ज़्यादा है, ये जो काम करने वाले हैं इस पर काम नहीं हो रहा है। एक तो आप देख लें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा दुनिया में तकरीबन आपना 3% दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। नतीजतन आप देख लें जो पढ़ लिखे लोग निकल भी उनको जॉब नहीं मिल रहे, और जॉब जहाँ मिलने की बात हो सकती थी, लेकिन अब बुनियादी फोकस ये होना चाहिए था कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह लाई जाए पाकिस्तान में कि एक इंडस्ट्रियल हब पाकिस्तान बने। और इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो लोगों को जॉब मिलेगा और फिर यहाँ से जो आप सामान बनाएंगे, जो हमें आपने देखा 9 इकोनॉमिक जोन है थे, इंडस्ट्रियल जोन, वो चाइना ने अभी तक नहीं बनाए। सीपेक में जहाँ माल बनता था माजत के साथ वहाँ उन्होंने बना दिया, सड़कों वड़कों में पैसा लगाया, एनर्जी सेक्टर में लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया। यहीं से हमें उम्मीद थी कि यहाँ जॉब क्रिएशन होगी, बेताशा होगी, यहाँ से माल जो है वो तय किया गया था सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में जाएगा, वो नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पे तो हम ना ये गलतियाँ जो है ना अब हुकूमत की, इसकी हुकूमत की सारी गलतियाँ पिछली हुकूमत भी कर रही। अभी आप देखें इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। और फिर रोज़ जो हम बात करते हैं, ये भी हम ना देखें कि लेबर फोर्स सर्वे एक अरसे से हुआ था, रोका हुआ था, इसको आप पब्लिक नहीं कर रहे थे। अब IMF ने ये जोर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं जी इसको पब्लिक करें, लोगों को पता चलना चाहिए। अब पब्लिक कर दिया है तो आपने देखा कि रिएक्शन प्लानिंग मिनिस्टर हमारे जो है एहसन इकबाल साहब का, उनका आया। उन्होंने कहा जी जो 50 शराइत हमने IMF की कबूल किए हैं उसमें से ये भी एक है जिसकी वजह से नहीं हो रहा। इन सो मेनी वर्ड वो ये कह रहे थे कि जी वो IMF का फोकस ये होता है कि आप ये जो पैसा खर्च करते हैं डेवलपमेंट पे, ग्रोथ होती है तो उसी वक्त होती है जब आप पैसा लगाएंगे, आप तरक्याती नए नए मनसूबे लेके आएंगे तो वहाँ पे जॉब्स निकलेंगे। वो कहते हैं जी IMF ने तो सख्ती की हुई है, वो तो कहते हैं जी बेल्ट टाइटनिंग, ऑस्टेरिटी मेजर लें, अखराजात को कम करें। वही बात जो उनकी थ्योरी है ना कि ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन, वो कहते हैं अपने आप को स्टेबल करें, ये बजट का खसारा आपका इतना ज़्यादा हो गया, वो भी बात अपनी जगह है, वो ठीक करें। अपने अदारे जो नुकसान दे रहे हैं उनको आप ठीक करें, नहीं जो कर सकते तो उनको भेज देना, उनको बेच रहे हैं। नून की पॉलिसी भेज दिए हैं, पीपल्स पार्टी खिलाफ है कि नहीं इनको बेचना, इनको वायबल बनाया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल बुनियादों पर लोग आपने देखा स्टेट कॉरपोरेशन में भर्तियाँ हुई हैं। अब सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। देखें ना अब ये जो बात 9% KP में 7.2% ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि जो बेरोज़गारी की शरह, वैसे मैं आपको बताऊं ये अच्छी बात है। IMF कहता है कि आप लेबर सर्वे क्यों नहीं बताते लोगों को कि आपके यहाँ कितनी बेरोज़गारी है, ये तो अच्छी बात है, आपको मुझे पता चलना चाहिए। इसको छुपाने का मतलब तो ये है कि आप अपना नक्स, अपनी कमज़ोरी आप छुपा रहे हैं कि लोगों को पता चलेगा, लोग कहेंगे कि जी एक मुद्दत से हुकूमत में बैठे हैं तो ये क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाई, क्यों जॉब नहीं बने। तो ये तो IMF उनको कह रहा है, जो अच्छी बातें माननी पड़ेंगी कि उनके कहने पर हो रही हैं, चाहे वो असासों की बात होती है ओपन करें या कोई और उनकी शराइत है। थैंक यू सो मच। शराइत के बाद ही $7 बिलियन का प्रोग्राम हुआ था। आगे बढ़ते हुए बलूचिस्तान में पानी के मसले के हवाले से बात करेंगे। कमी जो हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में पानी की कमी का मसला है, ये हल करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मजीद $48 मिलियन का इजाफी कर्ज मंजूर कर लिया है। ये इमदाद सिरी तवी डैम, जदीद आबपाशी सिस्टम, वाटर शेड मैनेजमेंट और मिट्टी के कटाव को रोकने वाले मंसूबों में इस्तेमाल होगी। ये मंसूबे बजट की कमी से रुके हुए थे। सूबे की 60% आबादी ज़राई शोबे पर इन्हिसार करती है, मगर पानी की कमी और मौसमियाती ख़तरात ज़िंदगियों को शदीद मुतासर कर रहे हैं। जदीद पाइपलाइन सिस्टम से पानी का ज़िया कम और सर्विस डिलीवरी बेहतर होने की उम्मीद है, जबकि ख़वातीन के लिए ज़राई शोबे में नए मुआशी रास्ते खुलने जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर परवेज़ नईम साहब ने हमें, वाटर एक्सपर्ट, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब ये इस पहले प्रोजेक्ट्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा और साथ ही साथ ये कहिएगा कि जो अभी $48 मिलियन की जो इजाफी ADP से रकम आ रही है लोन की सूरत में, ये किस हद तक टाइमली कंप्लीशन में हेल्प करेगी, इंश्योर करेगी। और साथ ही साथ ये जो सिरी तवी पे हम देख रहे हैं कमांड एरिया में, पहले ट्रेडिशनल ओपन चैनल हम देख रहे थे, इरिगेशन था, अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि पाइप्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो आ रहा है, इसके सोशल और टेक्निकल फ़वाइद आप क्या देख रहे हैं? पहली बात तो बहुत ही अहम मंसूबा है। आप अंदाज़ा ये करें कि बलूचिस्तान के लिए मैं कहता हूँ कि ये वो जो है ना कि ज़रा ना हो तो ये मट्टी वो वाला सिलसिला है कि अगर यहाँ पर पानी की फराहमी हो जाए तो यहाँ क्या बागो बहार हो जाएंगे। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यानी आज से 40 साल पहले ये इन्हीं इलाकों में दूसरे नॉट दिस ओव एरिया, लेकिन यहाँ ज़ियारत वगैरह के एरिया में वर्ल्ड बैंक और जर्मन डेवलपमेंट बैंक है KfW, इन्होंने मिलकर प्रोजेक्ट किया था 40 साल पहले, और उसका नतीजा क्या निकला कि एप्पल की जो पैदावार इतनी बढ़ गई कि जनाब अब देखिए
पाकिस्तान का कैपिटल कह सकते हैं आपके, वहाँ से सेब की इतनी उम्दा पैदावार होती है इरिगेशन की वजह से। अब यही सूरत हाल आप देखिए यहाँ पर आप देखने जा रहे हैं, और यहाँ पर टारगेट आ रहा है कि ये इलाके जहाँ पर के आप बेहतरीन यानी खासकर फलों की पैदावार तो बहुत ही बेहतरीन हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, ये एरिया ज़रा मुश्किल है। एरिया मुश्किल इसलिए है कि आप अंदाज़ा करें कि इसकी लोकेशन, यानी अगर आप ऐसे ये देखिए, ये बलूचिस्तान का ये वो कॉर्नर जो कि इधर से केपी से मिल रहा है और ये ऊपर से अफ़गानिस्तान से, और केपी का भी वो इलाका है जो कि साउथ वज़ीरिस्तान, तो बाना वगैरह का इलाका ये, और इधर से, तो ये ट्रबल्ड एरियाज़ हैं। एक तो यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल, अंदाज़ा करें कि, और ये इसलिए मुमकिन हो रहा है कि वहाँ हमारे फ़ौज के जवान जो हैं उन्होंने उसको संभाला हुआ, तभी वहाँ पे सिक्योरिटी मसाइल आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा मसला है। आप अंदाज़ा करें कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम है उसमें खासकर मुज़फ़्फ़र बुखारी साहब हैं, उनके और साथी हैं, तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन दैट एरिया। लेकिन देखिए आवाम के लिए आखिर जिसे कहते हैं कि सर का सम्मान क्या जाके करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके जो इंटरवेंशन है वे विल मेक इट ट्रेमेंडस डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। आप मोटे मोटे से देखिए, अब ऊपर से आपने ये इलाका देखा, वहाँ पे कॉर्नर से आपने पानी जो है वो वाटरशेड वो उसको पहले स्टेबलाइज किया, इसलिए कि उस इलाके में ज़रा फ्लड वगैरह भी आते हैं, अभी हम देख चुके हैं ये तमाशा क्या हुआ था। तो उसको रोकने के लिए आप बीच में पहले चेक डैम बनाते हैं बहुत से, फिर वहाँ वेजिटेशन आप लगाते हैं ताकि जो इरोजन होकर ना आए, और नीचे आप ये जो सिरदोई का जो डैम बनाया जा रहा है अभी वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, मेरे ख्याल 35-36% तक तो उस पर काम हो चुका है। तो मज़ीद इंशाल्लाह होता है कि ये कि अगले मेरे ख्याल 2 साल में तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें ज़ख़ीरा की कैपेसिटी और एक सिक्योरिटी, ये 2 चैलेंजेस थे जिसकी वजह से अभी हम देख रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट था ये इसकी कंप्लीशन में मुश्किलात थी। बिल्कुल। अच्छा, और इसमें देखिए दोनों यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे भी हैं और हुकूमत जापान का भी इसके अंदर ग्रांट का एक कंपोनेंट शामिल है, और वो हिस्सा इस्तेमाल होगा ख़वातीन के लिए। और उसमें ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर कोई 138 ख़वातीन उनको भेड़ बकरियाँ और दे रहे हैं, और उनके लिए और भी वहाँ सहूलियात वगैरह मुहैया कर रहे हैं कि उधर जो जैसे वॉशिंग एरिया ख़वातीन को कपड़े अपने धोने में और ख़ासकर बड़ी चादरें आदरें, और तो वो उनके लिए वो इलाके बनाए। तो यानी वो कंपोनेंट अपनी जगह है। इरिगेशन का आप अंदाज़ा करें कि इरिगेशन का ये है कि सिरदोई के साथ एक नया एरिया डेवलप कर रहे हैं, कमांड एरिया। उस एरिया में जनाब अनार लगेंगे, जैतून लगे, बड़े बड़े जो बड़ा मनसूबा है। और उसका तरीक़ा जैसे अभी आप बता रहे थे कि पाइप करें, होता ये कि ज़मीन में पानी गायब हो जाता है। तो यहाँ 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक तो ये किया गया कि इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बनाई। इन्फिल्ट्रेशन गैलरी कि जो पानी का चैनल चल रहा है, तो आपको पता है बहुत सारा पानी इसमें ज़मीन में जज्ब हो जाता है, ज़मीन में नीचे चला है तो फिर वो आपके इस्तेमाल काबिल कुछ जगह पे निकल आएगा। कि जैसे बलूचिस्तान में जहाँ ये आपने इसको ज़ख़ीरा किया ना, आपने ये जो सिरतोबी का जो है, अब इसमें ज़ख़ीरा की गुंजाइश अच्छी खासी है। इसमें कोई 30,000 एकड़ फुट पानी इसके अंदर ज़ख़ीरा हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा क्या है कि उसमें जो पानी थोड़ा सीपेज भी होगा तो वो नीचे जाके वो कारेज को फ़ायदा देगा, जो अंडर वाटर ये पाइप वाटर जो आप कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन से, पाइप वाटर अलग से आगे, पाइप वाटर आगे जाके आएगा। पहले आपने क्या किया, डैम बना दिया, डैम से आपने पहले पानी का चैनल लेकर आया जो कि कमांड एरिया के पास लिया। कमांड एरिया यहाँ पर यानी आपने खेती बाड़ी करनी है, उसके बाद फिर वहाँ से आप उसको पाइप में डाल लें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फिर पानी ज़ाया होता है वो ज़मीन, और दोनों वजह से एक तो ज़मीन में चला जाता है, और फिर यह कि आपको पता है बलूचिस्तान की आबो हवा काफ़ी खुश्क है, तो वो इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पाइप में डालने का फ़ायदा होगा कि ज़्यादातर पानी जो है, क्योंकि आमतौर पे फार्म लेवल पर हमारी को 50% पानी तो महंगा हो जाता है, तो फार्म लेवल पर ये होगा कि, और उसके बाद उसमें ये किया गया कि जो ड्रिप इरिगेशन यानी पाइप में सुराख करके उसमें से वो कतरा कतरा वो छोटे छोटे उसमें वो लगाते हैं, तो उसको लगा के उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आप अनार के और जैतून के जो पेड़ लगाएंगे उनको यानी ऐसे पानी मिलता रहेगा कि उनकी पैदावार बेहतरीन हो जाती है। मैं तो ये देखता हूँ कि यानी ये अगर आपका, और इतने बड़े पैमाने मैंने नहीं देखा कहीं पर भी, जबकि देखिए बलूचिस्तान में आज से कोई 50 साल पहले ड्रिप का और ये स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम वगैरह ये USAID के तहत आए थे, लेकिन वो तो ये जो है इतने बड़े पैमाने पर पहली बार मैं देख रहा हूँ कि और भी प्रोजेक्ट में देखे हैं जो KP में चल रहे हैं,
गिलगित बाल्टिस्तान में है। तो ये लेकिन इतने बड़े पैमाने मेरे ख्याल में ये, और दुआएं यही होती है कि सक्सेसफुल हो, क्योंकि इससे जो इलाके में इनकलाब आएगा वो वाकई जैसे कि सेब की काश्त से हुआ था ना, कि वो लोग पहले उसको रेन फेड पे चलाते थे कि बारिश आई तो चला दी, जैसे अभी भी बहसैन का इलाका उसको खुशखाबा कहते हैं, खुश यानी एक सैलाबा खुशा सैलाब आया तो इससे के लिए खुशा जो कि बारिश के पानी से, उसमें ख़ास तौर पे उस इलाके को अगर आप बात करें, क्योंकि मिट्टी बेहतरीन है, वहाँ की ज़मीन बेहतरीन है, आबो हवा बेहतरीन है, तो वहाँ तो जैसे कि पुराने 40 साल पुराने प्रोजेक्ट ओवरकम, अगर हम इन इशूज़ को कर लें, अब तो फाइनेंसिंग वाला तो इशू किसी हद तक ओवरकम हो चुके, सिक्योरिटी चैलेंज को कर लें, तो आप कब तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते हुए देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि 2 साल में इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। देखिए अब तो हमारी अफवाज ने उस इलाके को अच्छी तरह से है, इन्फिल्ट्रेशन आती है, अंडर कंट्रोल है, और ये इसी तरह से चलते रहे तो डेवलपमेंटल वर्कर्स को वहाँ आसानी से काम करने का मौका मिल गया, तो फिर इंशाल्लाह हमें वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट, मीठे अनार का मैं इंतजार करूँ। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर परवेज नईम साहब हमारे साथ बात कर रहे थे इस हवाले से, बड़ी अहम होने की। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, कुछ बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। क्रैश होने की खबरें हैं और सरमायाकारों की नींदें उड़ गई हैं। अक्टूबर 2025 में बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाला बिटकॉइन सिर्फ चंद हफ्तों में 25% नीचे आ गया है, जिसने आलमी सतह पर खौफ और हेरा फेरी के सवालात को जन्म दे दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शरह सूद, डॉलर की मजबूती और बड़े सरमायाकारों की मुमकिन हिकमत अमली ने मार्केट को दबाव में डाला है, जबकि पाकिस्तान में मुनज़्ज़म ज़ाब्ता कार ना होने की वजह से गिरावट और भी तेज़ होती दिखाई दे रही है। गैर तजुर्बाकार सरमायाकार घबराहट में अपना नुकसान कर रहे हैं, मगर बाज़ माहिरीन इसे मार्केट की फितरी इस्तिलाह करार दे रहे हैं। अब हमने देखना ये है कि इसकी जो हालिया हम देख रहे हैं क्रैश होने की रीजंस क्या हैं और कब तक मार्केट स्टेबलाइज हो सकती है, इसी पर बात करने के लिए क्रिप्टो एक्सपर्ट वजाहत हुसैन ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये कहिएगा कि अभी जो हालिया हम देख रहे हैं रिसेंट $1 ट्रिलियन का जो इस वक्त वाइप आउट हुआ है, आप उसके पीछे मेन ड्राइवर्स या की ड्राइवर्स क्या समझते हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो क्रैश हो रही है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जितनी भी फाइनेंशियल मार्केटिंग ये ड्राइव होती है फाइनेंशियल न्यूज़ पे। अब फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करी जाए तो ब्लैक रॉक जैसी कंपनी ने, ब्लैक रॉक जैसी फर्म ने $500 मिलियन के अपने बिटकॉइन जो है वो कैश करवाए, जिसकी वजह से जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, वो पैनिक में आए और पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। जैसे कि अब इसी चीज को देखते हुए अक्टूबर के स्टार्ट में हम लोगों ने भी बिटकॉइन को सेल करवाया था और बिल्कुल टॉप से 125K के टॉप से बिटकॉइन को सेल करवाया था, और आप देख सकते हैं अभी बिटकॉइन जो है 86,000 पे आ गया। अभी की ड्राइवर्स जो हैं, अभी सिनेरियो जो लग रहा है कि बिटकॉइन, काफी सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि हम अपना अगला नेक्स्ट स्टेप क्या लें। जितने भी लोग हैं सब यही बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं बिटकॉइन के लिए कि बिटकॉइन और मजीद अराउंड 100K तक बिटकॉइन जा सकता है, $1 लाख तक बिटकॉइन दोबारा जा सकता है। लेकिन ये सिनेरियोज अभी वीक हैं। वीक क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से, इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तब ही जाके बिटकॉइन जो है बाइंग में जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट, अभी यूएस के इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं मैं, यूएस के इंटरेस्ट रेट अभी कम होते हुए नहीं दिख रहे, तो बिटकॉइन का अभी कोई चांस नहीं है कि बिटकॉइन यहाँ से स्ट्रॉन्ग दोबारा 100K, 110, 120, 130, 140, 150K तक जा सके। अभी जो सिनेरियो दिख रहे हैं बिटकॉइन के, अभी बिटकॉइन के सिनेरियो ये दिख रहे हैं कि बिटकॉइन अभी 60K तक आ सकता है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग ओपन करे हुए, वो लॉन्ग की जगह शॉर्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक तो आपने इंटरेस्ट रेट की बात करी ना, अभी हम जैसे बात करें लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं, मजीद कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि वो उस पर नजर रखें और उसके बाद वो देखें कि मार्केट इससे अब ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, मार्केट नीचे आने का जो है वो खत्म हो चुकी है, इससे नीचे नहीं जा सकती? और कब तक आप समझ रहे हैं? आपने वैसे तो कहा है कि जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं हो जाता, और अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी आपकी प्रोडिक्शन क्या है कि 2026 के मिड तक या उससे पहले हम देख रहे हैं कि इस मार्केट स्टेबल हो जाएगी? 2026 इज द वर्स्ट ईयर फॉर बिटकॉइन। सबसे बुरा साल जाने वाला है 2026 बिटकॉइन के लिए। 2027 उसका रीजन ये है कि अभी देखें
न्यूज़ेस क्रिएट की जा रही हैं कि बिटकॉइन में यहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन अगर आप बिटकॉइन को प्रॉपर रिसर्च करते हैं, क्रिप्टो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, तो बिटकॉइन का जो गोल्डन एरा अभी आया है, जो कि 24 से 25 तक आया है, ये बस 2 साल का ही एरा था। अब 2027 में बिटकॉइन ने बाइंग में जाना है। इसका रीजन ये है क्योंकि 2027 में कई ऐसे मुल्क हैं जो बिटकॉइन को रेगुलेट करेंगे, तो एक पॉजिटिव प्रॉपर न्यूज आएगी। सही है। अभी इस टाइम बिटकॉइन के देखें, एक आपको बड़ी अच्छी मिसाल दूं मैं, उड़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है और गिरते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। इसीलिए बिटकॉइन अभी जब सेल में आ रहा है तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी फर्म्स हैं, वो सब पैनिक सेलिंग में आई हुई हैं और ऑलरेडी उनके साइड से जो इंडिकेटर्स, जैसे काफी सारे, एक मशहूर इंडिकेटर है अलादीन इंडिकेटर, उसके बेसिस पे भी बिटकॉइन अभी मजीद उसके बेसिस पे तो बिटकॉइन 40K तक आपको शो कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स अभी डरे हुए हैं, तो जिसकी वजह से 2026 जो है उसमें बिटकॉइन मैक्सिमम अगर बाय जाता भी है तो वो 110K तक, मतलब 1,10,000 तक बाय में जाएगा। उसके बाद बिटकॉइन ने सेलिंग आने, क्योंकि देखें कभी भी कोई चीज अगर ओवर द नाइट या बहुत स्पीड में ऊपर जाती है तो वो उसी तरीके से नीचे भी आती है। बिटकॉइन की करेक्शंस जो होल्डिंग है, जो अभी करेक्शंस पेंडिंग है, वो 40K, 35K, 30K तक की करेक्शंस पेंडिंग है। अगर हम टेक्निकली बात करते हैं, मार्केट को देखते हुए, तो टेक्निकली बिटकॉइन सिर्फ बाय में गया है, लेकिन ये मार्केट, चाहे आप इसमें इंडाइसेस देख लें, स्टॉक्स देख लें, क्रिप्टो देख लें, आप फॉरेक्स देख लें, जितने भी करेंसीज पेयर, कमोडिटीज में गोल्ड आता है, कभी भी कोई भी पेयर, कोई भी करेंसी, कोई भी कमोडिटी जो है वो स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती, वो करेक्शन ले लेके अपसाइड जाती है। और इस वक्त आप समझते हैं पूरी मार्केट, जितने भी इसमें कॉइन्स हैं, ये सब इस वक्त वॉलेटाइल सिचुएशन में, या फिर कुछ मखसूस किस्म के ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि लॉस में है फिलहाल? देखिए, बिटकॉइन इज द मदर ऑफ ऑल कॉइन्स। कॉइन, अगर बिटकॉइन सेलिंग में है, अगर बिटकॉइन बेयरिश है, अगर बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, तो सबका बुरा हाल है। सही है। अब कुछ ऐसे कॉइन्स आते हैं, जस्ट लाइक ट्रम्प कॉइन अभी आया था, रिसेंटली लॉन्च हुआ था। अब इस तरीके कॉइन भी आके आपको 1-2 दिन, 1 हफ्ते का शो देते हैं, मतलब शो डाउन एक अच्छा ये देते हैं कि आपको अच्छा एक पंप देंगे, लेकिन इवेंचुअली उनके पीछे बेस होनी चाहिए। बेस सबके पीछे बिटकॉइन है, और जब बिटकॉइन का बुरा वक्त है तो फिर सबका ही बुरा वक्त है। राइट, थैंक यू सो मच वजाहत हुसैन साहब, आपने अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर की, हमारे व्यूअर्स के लिए बड़े अच्छे सजेशंस भी दिए इस हवाले से मार्केट को लेकर। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।